नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है बहुत ही ज्वलंत विषय है, जो बिहार राज्य में जो कार्यरत हमारे नियोजित शिक्षक हैं और जो नियोजन के लिए 7वें चरण में नियोजन के लिए जो अभ्यर्थी होने वाले थे, यानी जिन्होंने सीटेट डीएलएड या बीएड करके या बीपीएड करके अब ये सोच रहे थे कि हमारा नियोजन हो जाएगा और हम शिक्षक बन जाएंगे, उनके लिए आज का वीडियो है। और इस वीडियो में आप 2006 की जो शिक्षक नियोजन नियमावली है 2006, 2011, 2012, 2015, 2021 तक की नियमावली की पूरी चर्चा की जाएगी। और बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि आगे क्या रणनीति होगी नियोजित शिक्षकों का। क्या वे जाति आधारित गणना का बहिष्कार करके अपने हक को ले लेंगे? क्या जो नियमित शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, क्या नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल पाएगा? तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे इस वीडियो पर बने रहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको 2006 की नियमावली के बारे में चर्चा करूँगा। इसके पहले मैं एक बात बता दूँ कि नियोजित शिक्षक में अभी जो पिछले साल या इस साल जो नियोजन जिनका हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि 20-22 वर्ष से लेकर के और 55-58 वर्ष तक के हमारे शिक्षक हैं। तो ये जो नियोजित शिक्षक हैं, इनकी हमेशा से मांग रही है कि समान काम समान वेतन, है ना, कि इक्वल वर्क और इक्वल पे इनकी मांग रही है। सबों को ज्ञात है कि 2009 में हाई कोर्ट में केस भी हुआ था, हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था, जिसमें एक शिक्षक को लगभग 20 लाख से ऊपर एरियर मिलने वाला था, जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर जजमेंट उल्टा पड़ गया। तो आइए देखते हैं कि बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो था 2006 को 19 जुलाई 2006 को, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले पंचायत में शिक्षकों की बहाली हुई। और उसके पहले मैं थोड़ा भूमिका में जाना चाहूँगा, और उन जाने के पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि घोड़ा बुढ़ापे में क्या उतनी ही चाल से तेज दौड़ सकता है जितनी चाल से वो अपनी जवानी में दौड़ता है? क्या एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे जो विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी छात्र हैं, वे 18 वर्ष से लेकर के या 16 वर्ष से लेकर के जो 25 साल तक जो की उम्र में जो मेहनत करते हैं, क्या 45 और 58 वर्ष वाले शिक्षक भी उतना ही मेहनत करके और बीपीएससी परीक्षा को पास कर पाएंगे? तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं और भी बातें कहना चाहूँगा, जैसे कि 18 या 16 वर्ष के जो छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ एक ही काम रहता है कि पढ़ाई करना, जॉब लेना, 16 से 25 से 28-30, उनके सामने दूसरे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। जैसे बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी या पति की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, बीमारियों से निपटना, समाज को ढोना। लेकिन अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो अभी वर्तमान सरकार कह रही है कि बीपीएससी की परीक्षा होगी और आप उसमें पास करके दिखाइए, तो इन सारी बातों पे आगे मैं चर्चा करूँगा। आइए पहले देखते हैं कि 2006 के पहले 3 और 5 में जो बहाली हुई थी 1500 पे, और 11 महीने के लिए बहाली हुई थी शिक्षा मित्रों की। तो जैसे ही 2006 में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब शिक्षक का जो कार्य करने की जो अवधि है 11 महीने की जो थी, वो बढ़ा करके वो 60 साल किया जा रहा है। तो 60 साल जैसे ही वो किए, तो लगभग 62,000 शिक्षक थे जो पुराने जो 3-5 वाले शिक्षकों को सबका सामंजन पहले कर दिया गया। यानी सभी शिक्षकों का क्या किया गया कि सामंजन कर दिया गया, अर्थात जो 11 महीने वाले शिक्षक थे वे भी अब 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। ऐसा बिहार गजट के बिहार सरकार द्वारा जो 2006 में जो नियमावली लाया गया, उसमें ये बात कही गई और इसको प्रकाशित किया गया। तो अब ये जो शिक्षक है 2023 की जो नियमावली आई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि संक्षिप्त नाम, परिभाषा, ये सब तो हम लोग देखते ही रहते हैं कि क्या है। उस समय अलग अलग पंचायत में, प्रखंड में, जिला स्तर पर जो हमारे अभ्यर्थी थे
वे जा करके हर ब्लॉक में, हर पंचायत में उन्होंने अपना आवेदन पत्र जमा किया। और ये चूँकि मुखिया के स्तर से बहाली होनी थी, तो ग्राम पंचायत का सचिव और हाई स्कूल के जो टीचर हुआ करते थे वही कमेटी में हुआ करते थे, और मेधा सूची बनती थी, और शिक्षकों का मेधा सूची बनने के बाद काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग होने के बाद उनको नियोजन पत्र दिया जाता था, और 50% आरक्षण लाया गया महिलाओं के लिए भी। उस समय ट्रेंड और अनट्रेंड की बात नहीं थी। ये वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आप कि पंचायत शिक्षक बनने के लिए जो प्रावधान था कि अगर आप ट्रेंड हैं तो उस समय ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों शिक्षकों की बहाली की गई। अनट्रेंड शिक्षकों से ट्रेंड शिक्षकों को 1000 रुपये वेतन ज़्यादा था, और उनकी वेतन वृद्धि भी 500 रुपये थी, जबकि ये अनट्रेंड शिक्षकों का कम था। तो ये बता दूं मैं कि उस पीरियड में 2006 के नियमावली में पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर शिक्षक बने। जो मिडिल स्कूल में शिक्षक थे वे प्रखंड शिक्षक कहलाए, और जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक बने वे पंचायत शिक्षक कहलाए। नौकरी उनकी 60 साल की हो गई, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता था। एडवाइस बनती थी, और मुखिया और ग्राम सेवक के पास जाना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था। तो ये वीडियो हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी है जो अभी शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने CTET, DLED, BPED, CPED ये सब कुछ करके, CTET निकाल करके, टेट निकाल करके, एस्टेट निकाल करके, और सोच रहे हैं कि हम शिक्षक बने। लेकिन ये जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है वो उनके इस मंसूबे पर पानी फेर रही है। तो उस पीरियड में अनट्रेंड ट्रेंड सभी शिक्षक बने। उनके जो वेतन होते थे वे ग्राम सेवक के द्वारा दिया जाता था, एक बैंक अकाउंट से एडवाइस बनता था और सभी शिक्षकों के खाते में डाला जाता था। जहाँ तक कि छुट्टी की बात है तो आकस्मिक अवकाश 16 था उस समय भी, और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो आप देख रहे हैं कि 2006 की जो नियमावली है, मैं एक एक करके इसमें कुछ विशेष है नहीं, क्योंकि ये जो नियमावली थी इससे हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं या जो अभ्यर्थी हैं वे परिचित हैं कि उस पीरियड में क्या होता था। और धीरे धीरे इसमें संशोधन हुआ। 2006 के नियमावली में वो संशोधन करके फिर एक दूसरी नियमावली बनी। चूँकि शिक्षक का नियोजन जो सबसे पहले प्रथम चरण का 2006 में हुआ, उसके बाद 2008 में हुआ, जिसकी बहाली 10 में की गई, और तीसरी जो हुई वो 2012-13 में, चूँकि 11 में आपको TET वगैरह का एग्ज़ाम लिया गया, STET का एग्ज़ाम लिया गया। तो इस प्रकार से देख लिए कि जब हमारे शिक्षा मित्र का सामंजन जैसे ही नई नियमावली बनी तो पंचायत शिक्षक के रूप में कर दिया गया 1 जुलाई 2006 से। ठीक उसी प्रकार अगर ये गवर्नमेंट नई शिक्षक नियमावली 2023 लाई है तो पुराने शिक्षकों का पहले सामंजन किया जाना चाहिए, इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। कारण कि जब आपने 2005 में किया, 2006 में जो किया, 2003-5 वालों को 6 में संबंधित कर दिया, तो उसी तरह आप 2023 में भी इनको सामंजन कर देते, और उसके बाद आपको अगर एग्जाम ही लेनी है तो BPSC, UPSC जहाँ से मन करे, SSC से मन करे, यानी जिस के थ्रू आपको लेना चाहें आप ले लीजिए, कोई शिक्षकों को आपत्ति नहीं है। अब आते हैं कि 2006 की नियमावली के तहत बहाली हुई। इसमें बहुत सारे धीरे धीरे संशोधन होते गए, पैसा बढ़ता गया, और इस प्रकार से 2006 के बाद आपको 2011 में एक नियमावली आई थी, और ये 2011 की नियमावली आप सबों को मैं बताना चाहूँगा कि वो नियमावली क्या थी, एक एक चीज़ करके बताना चाहूँगा। क्योंकि 2006 में जो नियमावली आई उसके हिसाब से पंचायत शिक्षकों का वेतन 4000 रुपया हो गया, जो 1500 था, और नेक्स्ट 2 साल के बाद फिर इनका वेतन इस सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 1000 और 1000 2000 बढ़ा करके 6000 किया गया, फिर एक मुश्त 3000 बढ़ाया गया, 9000 किया गया, फिर उनका वेतन वृद्धि जो 3 साल की बात रखी गई थी उस पर वृद्धि हुई, और ऐसा करते करते 2015 का साल आया, और 2015 में जैसे ही वेतनमान मिलने वाला था कोई और 9300 से 34,800,
लेकिन सरकार, मांझी जी की सरकार चली गई, मांझी जी को बदल दिया गया और उसके बाद जो सरकार आई उसने 52 से 20,200 का वेतनमान, चाइनीज वेतनमान दिया हमारे नियोजित शिक्षकों को। तो मैं इस विषय पे आगे बताना चाहूँगा कि ये जो आपके शिक्षा मित्र है या पंचायत शिक्षक है, ये 1500 से शुरुआत करके 4000 से शुरुआत करके आज लगभग 40 से 45,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। और 2011 की एक नियमावली देख लिया जाए, ये नियमावली क्या है इसको गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार राज्य एकीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011। ये हमारे शिक्षकों के लिए, वैसे शिक्षकों के लिए था जो प्रमंडलीय शिक्षक है या जिला संवर्ग के जो शिक्षक है, जिनको हम लोग नियमित शिक्षक बोलते हैं, एक्चुअल टीचर बोलते हैं। और इनके लिए एक नियमावली 2011 में आया था, प्रोन्नत नियमावली। इस नियमावली में मैं आपको बता दूं कि आइए देखते हैं पहले इन शिक्षकों का ग्रेड क्या था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के शिक्षक निम्नलिखित ग्रेड के होंगे, यानी शिक्षक का ग्रेड। इसके पहले मैं कुछ और चीज़ देख ले रहा हूँ। देखिए उसमें इस जो नियमित शिक्षक है उसमें भी मैट्रिक और इंटर जो ट्रेंड थे तो प्रशिक्षित थे और अप्रशिक्षित थे। अब इनका वेतन कैसे था, तो मैट्रिक और इंटर जो शिक्षक थे तो उसमें ग्रेड 3 था, जिसमें 9300 से आप देख सकते हैं 9300 से 34,800 और उनका ग्रेड पे 4200 है। फिर ग्रेड 2 में 93 से 34,800 यानी पे स्केल है और इनका ग्रेड पे 4600 और 4800 है। तो 4800 ग्रेड पे जो है वो ग्रेड 1 में है। लेकिन स्नातक शिक्षकों के लिए पे स्केल तो सेम था, लेकिन इनका जो ग्रेड पे था वह ग्रेड 3 में 4600 और पे बैंड 2 यानी ग्रेड 2 में यहाँ पे ग्रेड पे 4800 और ग्रेड 1 में 5400। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो आज भी हैं, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उनका जो वेतन है वे 93 से 34,800 तो स्केल है ही, लेकिन उनका ग्रेड पे 4800 है जो 3rd ग्रेड में यानी, और 2nd ग्रेड में 5400 है। यानी 4200, 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे था, जिनका वेतन आज लगभग 85,000, 90,000 ऐसा लगभग है। तो जब पहले से 2011 की नियमावली थी ही, तो फिर ये नई नियमावली लाने की क्या जरूरत पड़ गई 2023 में, जब आप बीपीएससी के थ्रू एग्जाम बिहार सरकार लेने जा रही है? क्या इस नियमावली को लागू नहीं किया जा सकता था? अब बात आ रही है कि ये जो सरकार है बिहार सरकार, इसने जिला संवर्ग या प्रमंडलीय संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनको डाइंग कैडर में रखा हुआ है। इनके लिए एसीपी का भी लाभ था और मिलता है। एसीपी मतलब एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत। और ये पहले 10 साल, 20 साल और 30 साल पर था, यानी नौकरी पीरियड में आपको 3 बार मिलना है ना। लेकिन बाद में अब ये 8, 16 और 24 साल का हो गया, यानी आप 3 बार, इसमें भी 8 साल के बाद, 16 साल के बाद और 24 साल के बाद मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के साथ इतना भेदभाव, किसी शिक्षकों को अधिक वेतन और किसी शिक्षकों को कम वेतन, जबकि काम सबका समान है। तो ये 2011 के नियमावली और ग्रेड पे की बात की गई, जो 9300 से 34,800 पे स्केल था। और इनका जो ग्रेड पे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि क्या था। एक बार और इसको चाहे तो देख सकते हैं ग्रेड पे, सिर्फ ग्रेड पे दिखाने की बात कहूँगा, चूँकि ऑलरेडी नियमावली थी, यानी 4200, 4600, 4800 और 5400। तो अब बढ़ते हैं हम 2011 के बाद 2012 में एक नियमावली आई। 2012 में नियमावली जो आई वो 2000 शिक्षा विभाग जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में सेवा शर्त नियमावली नाम दिया गया 2012। और ये जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आया 3/4/2012 को प्रकाशित हुआ। तो इसमें जो प्रक्रिया थी वो सीटेट जो पास करके या टेट पास करके, स्टेट पास करके जो आए उनकी बहाली की गई। पहले तो शिक्षकों को खंड खंड बांटा गया, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, नगर परिषद शिक्षक, स्नातक शिक्षक, बेसिक ग्रेड शिक्षक। तो इतने खंड में बांट दिया गया ताकि इनकी एकता तो बनी नहीं रहे। और आज भी देखने को मिल रही है ये जो बहिष्कार किया गया है जाति आधारित गणना का, इसमें कुछ जगहों से एकता खंडित हो रही है।
तो स्नातक ग्रेड भी बनाया गया। और जो 2006 में हुई उसमें था कि मैट्रिक और इंटर के जो मार्कशीट थे उसको जोड़ करके जो प्राप्तांक था उसका पर जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, और अगर ट्रेंड है तो उसको भी जोड़ करके और फिर उसका औसत निकालिए और उससे भाग दीजिए। इस तरह मेधा सूची बनता था। तो 2012 में भी कुछ ऐसे अनट्रेंड शिक्षक बहाल हुए जिनके लिए कुछ विशेष रूप से मतलब बिहार सरकार ने अनुमति लिया था ईबीसी वगैरह के लिए और महिला के लिए, जो 2012 में भी जो अनट्रेंड है वो बहाल हो सकते हैं। और लेकिन सीटेट पास करके जो लोग आए थे उन्हीं की बहाली हुई। 2006 का जो नियमावली था वही नियमावली 2012 में जो प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के लिए उसका बेसिक ग्रेड किया गया, स्नातक ग्रेड किया गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि बेसिक ग्रेड है, स्नातक ग्रेड है, प्रधानाध्यापक ग्रेड किया गया। और जबकि नियमावली में भी था कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए, चूँकि जब 2015 में जो वेतनमान मिला 5200 से 20,200, तो उसमें ग्रेड पे इनको नियोजित शिक्षकों को 2,024-2,800 था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कहीं भी स्नातक ग्रेड में इनका प्रमोशन हुआ हो। तो जो राज्यकर्मी का दर्जा है, जो राज्यकर्मी का जो लाभ है, एसीपी का लाभ है, ये लाभ क्या नियोजित शिक्षकों को कभी मिल पाएगा? और अगर मिल पाएगा तो कैसे संभव है? आइए इस पर हम विचार करते हैं कि मुखिया पहले पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत सचिव, इसका जो ग्राम पंचायत का मुखिया वही नियोजन का मुख्य होता था, और नियोक्ता होता था ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत सचिव। तो इस तरह करके 2012 के नियमावली उसमें अनुकंपा की पर बहाली होने की बात कही गई। और आप देख रहे हैं कि इनका वेतन 2012 का जो आया था उसमें 7,000 प्रति माह, और प्रशिक्षित को 6,000, प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक ग्रेड को 8,000, और प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक ग्रेड को 7,500, प्रशिक्षित शिक्षक प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय का 14,000 प्रति माह किया गया था। अब बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, प्रशिक्षित शिक्षक प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय 14,000। मुझे नहीं लगता है कि इस आदेश का अनुपालन बिहार के किसी भी विद्यालय में किया गया होगा, चूंकि प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय में लोग हैं, बने हुए हैं प्रभारी के रूप में, लेकिन 14,000 के वेतन में उनकी प्रोन्नति उस समय नहीं की गई। जब 2015 आया तो स्वतः वेतन तो बढ़ गया, चूंकि वेतनमान में सब कोई चला गया, और 300 ट्रेंड का और 200 रुपया अनट्रेंड का, है ना, जो अप्रशिक्षित थे उनकी वृद्धि की बात की गई थी। हर महीने हर वर्ष माने एक वर्ष में हर महीने में 300 रुपया जुड़ जाता था एक वर्ष पर। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं कि 2000 आपने देखा कि ये 2012 की नियमावली थी। अब आगे हम 2012 के बाद बात करेंगे, 2011 देख चुके हैं, 2015 पर। तो 2015 की हम बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए 2015 में जब ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जो जारी किया बिहार सरकार ने 1066 ये संख्या से और 8/9/2015 को, तो इसमें सारी बातें लगभग 2006 और 2012 की ही थी। और चूँकि शिक्षक को वेतनमान मिल चुका था 1 जुलाई 2015 से, तो ये बातें लगभग वैसी ही थी। राज्यकर्मी का दर्जा उस समय भी नहीं दिया गया। अब बात आ रही है शिक्षक नियमावली 2023 की। इसकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें बातें हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये अधिसूचना जारी की गई है 10/4/2023 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है तो देख लिया जाए कि आप देखिएगा कि इसको बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी जो थे सोचते थे कि अब 7वें चरण में हमारी बहाली हो जाएगी, जिन्होंने सीटेट निकाला, टेट निकाला, एसटेट निकाला, या जो डीपीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हैं, बीपीएड किए हैं, बीएड किए हैं, बीएलएड किए हैं या सीपीएड किए हैं, इन सारे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अब तो हमारी बहाली हो जाएगी, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, अब आप आइए और बीपीएससी की परीक्षा दीजिए और उसके बाद आपकी बहाली
होगी। अब बात आ रही है कि इतने सारे एग्जाम निकालने के बाद अब फिर बीपीएससी दीजिए। अब ये जो बहाली होगी ये जिला स्तर पर, ये जिला संपर्क के शिक्षक कहे जाएंगे, लेकिन जिला संपर्क के सहायक शिक्षक नहीं, इनका एक नाम दिया गया है विद्यालय अध्यापक। जैसे शिक्षा मित्र, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, नगर परिषद शिक्षक, बेसिक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, इस तरह करके अब आ जाइए आप विद्यालय अध्यापक शिक्षक के रूप में बीपीएससी से परीक्षा दीजिए और विद्यालय अध्यापक बनिए। यानी जो जिला संपर्क के जो शिक्षक है वो सहायक शिक्षक कहलाए जाते थे या प्रधानाध्यापक कहलाए जाते थे और वो प्रमंडलीय जिला संपर्क के शिक्षक होते थे। इनके लिए भी कहा गया है कि जब आपकी नियुक्ति होगी तो 2 साल तक आपको परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा, यानी प्रोबेशन पीरियड उसको कहते हैं। यानी 2 साल तक उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जाएगा, 2 साल के बाद ही आपको ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। ये इस बीच में अगर कोई परीक्षा आयोजित करने की बात कही जा रही है तो संतोषजनक आपकी सेवा होनी चाहिए और आप अवधि में जो भी प्रशिक्षण होगा उसको बढ़िया से आपको पास करना चाहिए, यानी संतोषजनक। तो आयु इसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है 2023 वाला में, और हाई स्कूल के लिए आपको न्यूनतम 21 साल रखा गया है। 10 वर्ष छूट की बात कही गई है ना, किनके लिए? तो जो सीटेट और टेट वाले हैं अधिकतम उम्र सीमा में नहीं। और पंचायत नगर निकाय के लिए निर्णय लिया गया है कि ये जो पंचायत या नगर निकाय के जो पुराने शिक्षक हैं जो बहाल हैं 2012 के पहले, इनके लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए इसके पहले बिहार में प्रधानाध्यापक के पद के लिए बीपीएससी से पद के लिए अगर 44,000 लगभग कुछ है तो उससे 3 गुना से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जिसकी परीक्षा पता नहीं कब होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वरीयता का निर्धारण भी, जैसे ये जिला संवर्ग के शिक्षक जो होंगे तो ये शिक्षक नहीं होंगे, ये विद्यालय अध्यापक होंगे जिला संवर्ग के। इनका ट्रांसफर भी जिला स्तर पर ही होगा, स्थानांतरण और अनुकंपा अलग से प्रावधान इसमें अधिसूचित किया जाएगा अगर किसी शिक्षक की विद्यालय अध्यापक की मृत्यु होती है तो, और वरीयता जिला स्तर पर ही इनकी बनेगी। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जब प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 30,500 रखा गया है तो विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन कितना होगा, सोचने वाली बात है। और कहा जा रहा है कि विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से 10 से 15% अधिक होगा। ठीक है, मान लिया कि 10 से 15% अधिक होगा, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी पहले से एक नियमावली थी तो आपने ये नई नियमावली क्यों लाया? क्योंकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया हुआ है कि हम आगे से कभी भी नियमित बहाली नहीं करेंगे। यानी जो हमारे नियमित अभी शिक्षक हैं उनको डाइंग कैडर मान लिया गया है, जिनका नाम जिला संवर्ग का शिक्षक हुआ करता था या प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक यानी सहायक शिक्षक हुआ करता था। लेकिन चूंकि अब उससे बचने के लिए बिहार सरकार ने विद्यालय अध्यापक नाम से बीपीएससी की परीक्षा ले रही है, यानी जिला संवर्ग का सहायक शिक्षक नहीं, प्रमंडलीय संवर्ग का सहायक शिक्षक नहीं, बल्कि जिला संवर्ग का सहायक शिक्षक। अब देखिए बहाली कितनी होगी, तो बहाली इसमें लगभग 3.25 लाख होने जा रही है। 2 लाख जो बहाली है, 2 लाख में 80,000 प्रारंभिक में होगा बहाली और 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीट रखा गया है। 1 लाख जो है वो कंप्यूटर के लिए टीचर या शारीरिक शिक्षक है, यानी गैर शिक्षकेतर कर्मी है जो क्लर्क लोग बहाल होंगे उनके लिए है, और लगभग 10-20,000 और शिक्षकों की संख्या बढ़ने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि अब इनसे कहा जा रहा है कि अगर आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। संवर्ग का गठन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये बताया गया है कि राजकीयकृत बुनियादी या प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में जो भी होंगे विद्यालय अध्यापक कहीं भी देखिए, यानी
अब इसमें भी अलग अलग होंगे, एक तो विद्यालय अध्यापक होंगे और जो विषयवार होंगे वो विषयवार अलग अलग विद्यालय अध्यापक होंगे, विषयवार, जो नई नियमावली 2023 आई है। और विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट, डीएलएड, बीपीएड, सीपीएड, बीएलएड ये सब किया हुआ है, उनके पास एक और समस्या आ गई कि अब बीपीएससी से एग्ज़ाम देना होगा। जो अभी नियोजित शिक्षक है, जिनकी उम्र जो 2006 में या 3-5 से जो है, उनकी उम्र लगभग 38-40 से ऊपर और 58 या 60 के नीचे है। सोचने वाली विषय ये है कि क्या जो जवानी में दौड़ता था घोड़ा, वो बुढ़ापे में भी वैसे ही दौड़ेगा? क्या अपने अन्य जिम्मेदारियों को छोड़ करके नियोजित शिक्षक, जिनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की बीमारी है, बेटे बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई है, पत्नी है या पति है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, तो क्या पढ़ाई में उनकी मन लगेगी? और क्या वो अच्छे ढंग से जो विद्यार्थी जो 16 साल से लेकर के 28 साल के उम्र का विद्यार्थी जो करता है तैयारी, क्या उस मनोयोग से वो तैयारी कर पाएंगे? क्योंकि जो विद्यार्थी 16 या 28 के बीच में होते हैं, ये इनके साथ एक ही काम होता है कि सिर्फ हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। कहा गया है कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप द ट्राइंग, यानी किसी भी हार का अंत नहीं होता जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो अलग की बात है। तो विचार ये करना है कि अभी बिहार में सभी शिक्षक जाति आधारित गणना का बहिष्कार कर रहे हैं और विभागीय स्तर पर पत्र निर्गत किया जा रहा है। बहुत सारे पत्र आ चुके हैं जिनको निर्गत किया गया है। तो विभागीय स्तर पर अगर पत्र निर्गत किया गया है तो सोचने वाली विषय है कि क्या उन पत्रों से हमारे शिक्षक डर जाएंगे? अगर वे डर करके वापस चले गए तो फिर क्या होगा? क्या उन्हें पूर्णतः हड़ताल पर जाने की जरूरत पड़ेगी? क्या उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? क्या उन्हें पूर्ण वेतनमान मिलेगा? तो बहुत सारी बातें हैं। समस्या ये है कि जाति आधारित गणना में अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हर हाल में ऐप इंस्टॉल करें, आप रिपोर्ट करें, जाति आधारित गणना का कार्य करें, नहीं तो आपके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है की जाएगी। अब आगे क्या होगा? शिक्षक अभ्यर्थी भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद हम क्या करें? क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम दें? क्या नियोजित शिक्षकों को जिस तरह 2005 के बाद 2006 नियमावली आया और 2005 में जो नियोजित जो शिक्षा मित्र थे उनको पंचायत और प्रखंड शिक्षक बना दिया गया, समंजन कर दिया गया, क्या 2023 की जो नियमावली आई है इसमें भी 2006 से लेकर 2023 तक नियुक्त नियोजित जो शिक्षक हैं, क्या उनका समंजन नहीं किया जा सकता था? क्या उन्हें सम्मान नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि हर बार ही दृष्टि से, निम्न दृष्टि से ऐसे शिक्षकों को देखा गया है और फिर ऐसे बयान भी आ रहे हैं बहुत सारे मंत्रियों का कि हम इनसे बेहतर शिक्षक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 17 सालों से क्या ये शिक्षक बेहतर अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? क्या साक्षरता बिहार की आगे नहीं बढ़ी है? क्या मतलब प्राइमरी से लेकर के और 10+2 तक बच्चों का नामांकन नहीं बढ़ा है? अगर सरकार ये समझती है कि इन शिक्षकों का योगदान है तो एक बार सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि 2006 से लेकर के 2021 तक के 23 तक के जो नियुक्त शिक्षक हैं जिनका नियोजन हुआ है उनका एक बार कम से कम समंजन कर लिया जाए नई शिक्षक नियमावली में। उनको भी जो अगर आप ठीक है अध्यापक ही नाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, जिला अध्यापक तो जिला अध्यापक ही नाम दे दीजिए, विद्यालय अध्यापक नाम दे रहे हैं विद्यालय अध्यापक ही नाम दे दीजिए, लेकिन समानता का तो अधिकार दे दीजिए और सम्मान से जीने का अधिकार शिक्षकों को दे दीजिए। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एकजुट बने रहिए। एकता में बल है और आप एकजुटता के बदौलत ही 1500 से 45,000 के पास पहुँचे हैं। अगर आपकी एकजुटता बनी रहेगी तो फिर आप नया इतिहास गढ़ेंगे और
बुलंदियों तक पहुँचेंगे। जय बिहार। थैंक यू।